नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से हम स्वर संधि पढ़ चुके थे। तो स्वर संधि में हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि पढ़ लिए थे। और उसके बाद अब हमारी आती है बारी यण संधि की। तो यण संधि किसे कहते हैं? इसका सूत्र है इको यणचि। ये आपका इसका सूत्र है इको यणचि। अब यण संधि की परिभाषा हम देख लेते हैं। यण संधि: यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो। यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का वा और री का र हो जाता है। जैसे देखिए, इको यणचि इसका सूत्र है। तो हम इको को मतलब इक है यण और अचि। अब इक प्लस अच, अब इक का यण हो जाएगा। आप इस सूत्र से समझेंगे तो इक का यण हो जाएगा। और इक को हमने ऐसे लिखा है, इस प्रत्याहार को ई, उ, री प्लस असमान स्वर। इसकी परिभाषा क्या है? यदि ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य और उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। जिससे इक का यण, इस सूत्र में इक का यण हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे अत्याचार। तो यहाँ पे आपने देखा अत प्लस आचार। अब अत तो ता में हमने हलंत लगाया, या हमने यहाँ निकाल के रख दिया बाहर, और अत में ता में हलंत लगा करके ई को ई करे, फिर उसके बाद प्लस किए और आचार हो गया। अब ई जो हमने ये बीच में ई लिया है, आप ता पे ई की मात्रा कर दिए प्लस आचार। इसका हमने सूत्र समझा। और अभी अत्याचार का ही हम ये एग्जाम्पल दूसरे तरीके से समझ लें। अति प्लस आचार, ता को हमने हलंत किया और ई फिर उतार लिया, फिर आचार प्लस ता में हलंत और ई का यह हो गया और प्लस आचार, ये अत्याचार। ठीक है। अब इसका अगला एग्जाम्पल है इत्यादि। इति प्लस आदि, ता को हमने हलंत किया और ई की जो ये मात्रा है, अति में भी ई छोटी ई की मात्रा थी तो हमने छोटी ई लिखा था, और इति में भी छोटी ई की मात्रा है तो हमने छोटी ई लिखा और प्लस आदि। अब ई का यह हो गया, जैसा कि इस सूत्र में है, ई का यह हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा, री का र हो जाएगा। तो ई का यह हो गया प्लस आदि, शब्द बन गया हमारा इत्यादि। ऐसे ही हम न्यून का देख लेंगे। ना में हलंत लगाए हम प्लस ऊन। अब यह को हमने यहाँ पे ऐसे रख लिया, फिर ना पे छोटी ई की मात्रा है प्लस ऊन, और ई की मात्रा जो ना में हलंत हमने लगा करके, और जो ये ई की मात्रा थी हमने प्लस करके ई वैसे ही रख लिया, छोटी ई प्लस ऊन। अब यहाँ पे ना में जो हलंत लगा है, ई का यह हो जाएगा और प्लस ऊन, न्यून शब्द बन गया। ये आपका हो गया यण संधि। चलिए तो एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। जैसे मध्य प्लस अरि, मध्वरि। ठीक है, मध्वरि का हम विच्छेद कर रहे हैं पूरे तरीके से। तो मध्वरि में मध, फिर धा में हलंत कर दिए प्लस अरि, वा को हमने निकाल लिया। अब हम धा में हम हलंत लगाए प्लस उ और प्लस अरि हो गया। अब वहाँ पे हमने क्या बोला था परिभाषा में कि उ का व हो जाएगा, मधु प्लस अरि। तो उ का व हो गया, यहाँ पे देखिए उ का व हो गया और अरि को हमने उतार दिया, फिर शब्द बना मध्वरि। वैसे ही हम अन्य का ले लेते हैं। अन्न प्लस आय, और व को हम बाहर निकाल दिए। अन्न को जब ना में हलंत लगाएंगे तो उ ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, प्लस आय हो गया।
और ऊ का फिर व हो जाएगा, जो आप नीचे देख रहे हैं। ना में हलंत लगा और छोटे ऊ को हम यहाँ लिखे प्लस अय हो गया और फिर वो को व करके अन्य शब्द बन गया। ऐसे ही आपका पित्रादेश का हो गया। पित्रादेश में पित ता में हलंत लगा प्लस आदेश और रा को हमने यहाँ पे निकाल लिया था। फिर पित्त जो शब्द है उसमें ता में हलंत लगाए और री को हम निकाल दिए थे प्लस आदेश, और हमने कहा था कि रा का री का रा हो जाएगा। तो ता में ता में जो री लगी थी प्लस आदेश, अब यहाँ पे री का र हो जाएगा और ये बन गया शब्द पित्रादेश। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द बनेगा पित्रादेश, जबकि हम सही प्रकार से लिखते हैं तो पित्रादेश ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आप इसको विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे पी आधा ता रा देश। बोल तो हम वही रहे हैं, तो संधि विच्छेद करते समय हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। फिर वही शब्द आप उठाइए। अब एक लास्ट बचा है आपका ये लाकृति। री ला में री लगी प्लस आकृति और फिर हम री का ला का ला हो जाए। पीछे जो सूत्र हमने पढ़ा था इसका लाकृति हो गया। ठीक है, ला में हलंत लगा था, री को निकाल लिए थे। अब आपका उम्मीद है आपको यण संधि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अयादि संधि पढ़ते हैं। अयादि संधि, इसका सूत्र है अयादि संधि का अयादि स्वर संधि पढ़ते हैं तो अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायव एचो अयभाव अय प्लस आदि एच है। फिर एच से आपका हो जाएगा अय औ आय आओ। अब इसके पहले परिभाषा देख लेते हैं। यदि धन के पहले यदि धन के पहले ए अय ओ औ आए और धन के बाद असमान स्वर आए तो धन के पहले वाले वर्णों में क्रमशः परिवर्तन अय आय औ आओ हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया धन के पहले ए ओ आए आओ प्लस असमान स्वर आए। तो परिभाषा क्या बोल रही है? धन के पहले ए आए ओ औ आए और धन के बाद असमान स्वर आए तो धन के पहले वाले वर्णों का परिवर्तन क्रमशः ए का आए और ओ का आओ, जो हमने यहाँ लिखा है आय का आय और ओ का आओ हो जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ने प्लस अन, नयन का हम देख लेते हैं। ने प्लस अन, ना में हलंत लगाए, ए को हमने निकाल लिया प्लस किया और अन हो गया, और ना का हलंत लगा करके प्लस किए और ए का क्या बोला था यहाँ पे परिभाषा क्या बोली थी? ए का आय हो जाएगा, तो फिर ए का आय हो गया प्लस किए और अन को उठा लिए। अब ना ऐसे यहाँ पे लिखे पूरा, हलंत को निकाल, जब हम यहाँ लिखेंगे तो हलंत तो हट जाएगा, और आय को ऐसे उठा लिए तो प्लस अन, ये अन को भी हम यहाँ उठा लिए, नयन हो गया। अब आपका ऐसे ही शब्द नायक हो जाएगा। नायक का नय प्लस अक है। अब ना को हम हलंत किए और अय, जो अय की मात्रा है नय पे देखिए, नायक जो हमने अय की मात्रा लिखा था लगा है प्लस अक है, और ये बोल क्या रहा है? अय का आय हो जाता है। ना में हलंत प्लस आय और प्लस अक। अब आप शब्द लिखेंगे, पूरा शब्द बनेगा नायक। अब ऐसे ही अगर आप ऊपर से चाहें तो ऊपर से आप विच्छेद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फिर नीचे वाला चाहें तो नीचे से कर सकते हैं। नायक में ना में हलंत लगाए प्लस आय हो गया और प्लस अक हो गया, और ना को हलंत में लगा करके आय का ए हो गया प्लस अक, शब्द बन फिर संधि विच्छेद हुआ, नय प्लस अक है। ऐसे ही आपका नायिका का हो गया। नायिका अगर हम बोलेंगे तो जैसे लिखे हैं नायिका, लेकिन हम बोलेंगे तो नायिका। जब हम संधि विच्छेद करने लगेंगे तो इसको सूत्र को तोड़ेंगे, और ना में हलंत लगा है और प्लस आय प्लस इका, ना में हलंत लगा, आय का ए
आय हो गया और इका को हमने उठा लिया ऐसे ही, और ना पे आय की मात्रा इका हो गया नायिका, शब्द बन गया। अब आपका ये बना पवन। बोल क्या रहा है? पवन में पोधन अन, पा में हलंत लगा और ओ को हमने यहाँ पे बीच में रखा, प्लस किया अन, और ओ का अव हो जाएगा। ओ का अव दूसरे नंबर पे ओ का अव हो जाएगा, तो ये हो गया पवन। ऐसे ही हमारा पवित्र का बना, पा में हलंत लगा, अव को हम बीच में कर दिए, प्लस इत्र, और अव का ओ हो गया, अव का ओ हो गया। आप दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से तोड़िए, चाहे आप उस तरीके से, ये आपकी मर्जी है, बस समझ आना चाहिए। अभी आपका शब्द बन एक है पावक, जिसमें से पा में हलंत लगाए, प्लस किए, आव को हम उठा लिए, प्लस अकह, और आव का औ हो गया, प्लस अकह, ये शब्द बना पौ धन अकह। फिर आप तोड़ेंगे, पा में हलंत और औ को उठा के औ को बीच में किए, प्लस किए, अकह हो गया, और औ का आव हो गया। अब जिसमें से शब्द बना पावक। उम्मीद है आपको आयादी संधि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे संधि आई है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि हमने स्वर संधि में ही कहा था, और एक लास्ट में पर रूप संधि, जिसका पूर्व रूप हम पढ़ेंगे। तो पूर्व रूप में है एंग पदांत, एक पद एंग, इसका सूत्र होता है एंग पदादान पदांतांति, और धन के पहले ए ओ हो और धन के बाद आ। यदि धन के पहले ए और ओ आए और धन के बाद आ आए तो आ का अवग्रह हो जाता है। जैसे विष्णु अपि, और ओ आ गया, ए ये बोला है धन के पहले ए या फिर ओ आए और धन के बाद आ आए तो अवग्रह हो जाएगा। शब्द आया यहाँ पे ओ और बाद में आया आ, तो आप अवग्रह विष्णु अपि ऐसे लिखते समय हम अवग्रह का निशान ढूंढते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्व रूप संधि, जिसमें से हरेव विष्णु अपि मतलब दो चार ही शब्द आप दो चार ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके आगे की संधि हो गई पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप तो हो गई है, सॉरी, पर रूप संधि, जिसका सूत्र होता है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम, इसका हल्का सा ये मिट गया है, अच्छी सी समझ नहीं आई है, आप लिख लीजिए एंग पर रूपम, इसका सूत्र होता है। और इसकी परिभाषा है, यदि धन के पहले अकारांत उपसर्ग हो, ध्यान दीजिए, यदि धन के पहले अकारांत उपसर्ग हो और धन के बाद ए ओ आए तो संधि होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आपके पर रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। नहीं तो अगर आपको समझना है तो आप ये उदाहरण दीजिए प्रेजते। तो बोल रहा है ए ओ आए तो संधि होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आपका ओ आ गया, ठीक है, धन के पहले आपका देखिए प्रे प्लस एजते, तो आपका प्रेजते आप ऐसे ही लिखेंगे। उपोषित आप लिखेंगे तो उपोषित ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका पूर्व रूप और पर रूप भी क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हम पढ़ते हैं। अब हमारी व्यंजन संधि, जहाँ पर व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जहाँ पर व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल हो, मतलब पहले व्यंजन हो और फिर व्यंजन या स्वर कोई भी हो, मेल हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका पहला सूत्र देख लेते हैं। व्यंजन संधि में बहुत सारे सूत्र होते हैं और आपको एक एक सूत्र पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एक एक सूत्र इसका थोड़ी सिर्फ अंतर के होते हैं। अब पहले पढ़ेंगे हम अच्युत संधि। इसका सूत्र है अस्तो अश्चुनास्तु। अब आप इसका परिभाषा पढ़िए। ये है परिभाषा, ये तो आपका उदाहरण हो गया और ये आपकी परिभाषा हो गई।
परिभाषा बोल रही है यदि धन के पहले मतलब धन हम ये बीच में मान रहे हैं जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं, ये बीच का। अब आप समझ रहे होंगे, मैं अपने मन से परिभाषा बनाई हूँ अपने नोट्स में, तो हम ऐसे ही मतलब सिंपल परिभाषा बनाएंगे। यदि धन के पहले दंत स मतलब छोटा सा, दंत श तथा दाधा न आए और धन के बाद तालव्य श मतलब बड़ा श च छ ज झ यहाँ आए तो श च छ ज झ में बदल जाता है। मतलब दंत श जो है तालव्य श में बदल जाता है। अब आपकी परिभाषा यही कह रही है, यदि धन के पहले, ये आप देखिए ये जो बनाए हैं हम, धन के पहले श त थ द ध ना हो और धन के बाद श मतलब तालव्य श च छ ज झ यहाँ हो तो ये स त थ द ध ना को हम च छ स त थ द ध या में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे दंत श को तालव्य श में, ता को च में और था को छ में, द को ज में, धा को झ में, ना को या में। अब आपका सूत्र देख लीजिए, जिसमें से हो जाएगा हरीशचंद। अब अगर आप हरीशचंद का संधि विच्छेद करिए तो हरीश धन चंद हो जाएगा। अब ये बोला क्या है कि हम तालव्य श को दंत श में परिवर्तित करेंगे और दंत श को तालव्य श में परिवर्तित करेंगे तो हरीश प्लस चंद। अगर हम सा में हलंत लगाएंगे तो तालव्य श को मतलब बड़ा श को छोटे श में बदल दिए और छोटा सा में हलंत लगाए प्लस किए, चंद हो गया। और छोटे श का जब हम बदले, छोटे श को जब दंत श को हम बदले तालव्य श में तो शब्द बना हरीशचंद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप ले लीजिए शब्द उच्चारण, इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो उच्च धन चारण। ठीक है, चा का ता में परिवर्तन हो गया, जिसमें ऊपर देख रहे हैं आप, ता का चा का ता में परिवर्तन हो गया और उत प्लस चारण तो ता का हम परिवर्तन चा में कर दिए और शब्द बना उच्चारण। ऐसे ही सचित का ले लीजिए, सच प्लस चित, चा को हम ता में परिवर्तित कर दिए और चित को उठा लिए। ठीक है, सचित शब्द बन गया सचित। ऐसे ही आपका परिवर्तन, जैसे कोई शब्द आ गया तो दा का जा में परिवर्तन हो जाएगा और धा का झा में परिवर्तन हो जाएगा और ना का या में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपकी हो गई अस्तु अष्टुनास्तु संधि। अब आपका दूसरा सूत्र है स्तुत संधि। स्तुत संधि दूसरा सूत्र है आपका, जिसकी परिभाषा है आपका, ये देख लीजिए। इसका सूत्र है स्तुत्व का, स्तो अष्टुनास्तु, और इसकी परिभाषा ये है, यदि धन के पहले श तथा द स तथा द न श तथा द ध न आए और धन के बाद कष्टकोण श टा ठा डा ढा डा आए तो धन के पहले वाले वर्ण मूर्धन्य श तथा टा ठा डा ढा डा में बदल जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, धन के पहले दंत स तथा द ध ना आए तो, और धन के बाद मूर्धन्य श टा ठा डा ढा डा आए तो दंत सा को मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाना होगा। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है कि दंत सा को मूर्धन्य श में परिवर्तित होगा ता को ता में और था को था में, दा को डा में और धा को ढा में, ना को ढ़ा में। अब ऐसे ही अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द आप ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे मूर्धन्य श को हम दंत सा में परिवर्तित करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। उम्मीद है कि आपको व्यंजन संधि में 2 सूत्र हमने जो समझाया है वो आपको समझ आया होगा। और अगर हम आपको कल एक बार फिर से रिपीट कर देंगे स्तुत संधि का सूत्र, अगर आपको नहीं समझ में आया, इसका एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। उम्मीद है आपको संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके बाद कल फिर मिलते हैं अगले सूत्र को लेकर के, व्यंजन और विसर्ग संधि को लेकर के। नमस्कार।